हेलो एवरीवन। सो दिस वीडियो इज़ फॉर द इकोनॉमिक्स बोर्ड्स। इसमें एक तरीके से वन शॉट रिवीजन होने वाला है। और जो बच्चों की प्रिपरेशन हो चुकी है और जो ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं, तो देखो, बेसिक प्रिपरेशन आपने कर ली है, बट रिवीजन जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती है। ठीक है, और आपका भी काम ये है कि अगर आपको अपनी रिवीजन स्ट्रॉन्ग करनी है, सो ये वीडियो ना मैं ज़्यादा लंबी नहीं बनाने वाली, बट इसमें मैं सारे के सारे टॉपिक्स को एक तरीके से क्रक्स में कंप्लीट करने वाली हूँ। तो आप सबका ये टास्क रहेगा कि जितने भी दिन बचे हैं उन दिनों में आपने ये वीडियोस मतलब बहुत बार देखना है, जिससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो आप अच्छे से पेपर अपना अटैम्प्ट करके आ सकते हो, और आपके जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम गिविंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल मेक्स चॉइसेस अंडर स्कैसिटी। सो देखो, सीधी सी बात है कि स्कैसिटी इज़ द ओनली बेस, और वी कुड से दिस इज़ द ओनली नीड कि इकोनॉमिक्स जो है डेवलप हुई है। अगर स्कैसिटी नहीं होती तो जितनी लोगों की डिमांड है उसी हिसाब से लोग अपना रिसोर्सेज यूज़ करते और उस चीज़ को अटेन कर लेते। बट प्रॉब्लम ही यही है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, एंड ह्यूमन बीइंग इज़ हैविंग अनलिमिटेड वंस। ठीक है, सो ये एक चीज़ है। तो ये हमारी डेफिनेशन है। स्कैसिटी को हम कह सकते हैं दिस इज़ अ सिचुएशन वेयर पीपल नीड्स टू डील विद लिमिटेड रिसोर्सेज वर्सेस अनलिमिटेड वॉन्ट्स। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है हमारी 3 हैं, और हमें पता ही है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से यही पूरी हमारी इकोनॉमिक्स की चीज़ों को समराइज़ कर देती है। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें जजमेंट लेना पड़ता है बिटवीन टू टाइप्स ऑफ गुड्स। फर्स्ट इज द कंज्यूमर गुड्स एंड द सेकेंड वन इज द कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो कि हम कंज्यूमर्स के लिए बनाते हैं कि ओनली कंज्यूमर कैन कंज्यूम दिस थिंग। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जिसके लिए हम एक तरीके से प्रोड्यूसर उसको परचेज करता है, सो डैट ही और शी कैन फर्दर प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर गुड्स। सो कहते हैं जैसे इसमें क्या हो सकता है, जैसे मशीनरी वगैरह हो गई, वो हमारे कैपिटल गुड्स में आ गया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हो गई। हाउ टू प्रोड्यूस में हमारा आ जाता है कि हमें, अब देखो, हमने डिसाइड कर लिया कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। लेटर ऑन प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें प्रोड्यूस कैसे करना है। ठीक है, लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव से, कि हम लेबर से ज़्यादा काम करवाएं या कैपिटल इंटेंसिव या पैसे वैसे खर्च कर करके मशीनरी से काम ज़्यादा करवाएं। तो ये हमारे लिए एक सॉर्ट ऑफ जो है क्वेश्चन आ जाता है कि हमें क्या करना चाहिए जजमेंट के लिए। थर्ड आ जाता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि अब हम किस पर्सन के लिए ये प्रोडक्शन करने वाले हैं। सो इसमें हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड द इनकम। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बेसिस ऑफ द गुड्स कैसे हो सकता है कि कुछ कुछ जो हो सकते हैं जेंडर स्पेसिफिक या एज स्पेसिफिक हो सकते हैं, और इनकम में हो सकता है कि इनकम लेवल के स्पेसिफिक हो सकते हैं, कि हम ये जो है अगर हम लग्जरी गुड्स बना रहे हैं, सो हमारे जो टारगेट ऑडियंस हैं या हम जो अपना सामान बेचने वाले हैं वो हम अमीर लोगों के लिए, रिच पीपल को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, बट वहीं हम नेसेसिटी गुड्स बना रहे हैं तो वहाँ पे हम एक तरीके से ओवरऑल सारे ही जो इनकम्स हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के पर्सनस को सबको हम कर रहे हैं। अगर हम चीप गुड्स बना रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ पुअर पीपल के लिए या उन सबके लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है, तीनों चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, और ओनली देन वी कैन जस्ट स्टार्ट एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, इसको हम पीपीसी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? द कर्व विच शोज द मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज। ठीक है, तो एक कर्व होता है, बताइए कैसे होता है सा कर्व होता है ये। ठीक है, एक हमारा एक कनकेव शेप में कर्व होता है जो कि हमें सारी की सारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं प्रोडक्शन की, वो सब चीज़ें बताता है। ठीक है, और ये दो गुड्स का कॉम्बिनेशन लेके बताता है, और विद इन द गिवन रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसकी शेप क्या क्या होती है? इसकी शेप हमारी एक तो कनकेव होती है, उसका ये रीज़न पूछा जा सकता है, 1 मार्क में भी आ सकता है और एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है। सो कनकेव होता है ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि हमें पता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये है डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो डाउनवर्ड स्लोपिंग यहाँ पर आ जाएगा एज द लिमिटेड रिसोर्सेज। डाउनवर्ड स्लोपिंग है सो नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द टू प्रोडक्ट्स, क्योंकि अगर हमने प्रोडक्ट ए में ज़्यादा कुछ कर दिया, मतलब उसके लिए हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ के लिए हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो
हमारा प्रोडक्ट बी में से रिड्यूस हो जाएगा, और अगर हमने प्रोडक्ट बी में कर दिया तो प्रोडक्ट ए में से रिड्यूस हो जाएगा। तो दोनों के बीच के प्रोडक्शन में एक तरीके से नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। सो नेगेटिव रिलेशनशिप को दिखाने के लिए डाउनवर्ड स्लोपिंग हमारा कर्व होता है, ठीक है। शिफ्ट्स हमारे कैसे होती हैं, इसमें राइटवर्ड शिफ्ट अगर ये तभी हो पाएगा जब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। मतलब सडन इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, या हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हो गई, किसी भी तरीके से हमारी ग्रोथ हो गई, ओनली देन इट वुड बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइटवर्ड, ठीक है। और लेफ्टवर्ड हमारी तब होगी जब हमारा कोई नेचुरल डिजास्टर या कुछ ऐसा वार वगैरह आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूटिलिटी। सो यूटिलिटी क्या होती है, दिस इज द पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन मेजर्स विद द यूटिलिटी। जो भी हमारी सेटिस्फेक्शन की पावर होती है कि हाँ मेरे को इससे इतनी सेटिस्फेक्शन मिली, ठीक है, तो वो उसको मैं यूटिलिटीज़ में शो करती हूँ। यूटिलिटीज़ की अप्रोच क्या होती है, उसमें हमारा है टी यू हमारा है टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी स्टैंड्स फॉर द टोटल सेटिस्फेक्शन। MU है मार्जिनल यूटिलिटी, वेयर मार्जिनल यूटिलिटी है हमारा एवरी एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन फ्रॉम वन मोर यूनिट। हमें पता ही है जैसे जैसे हम एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो उससे जो हमें यूटिलिटी या हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है हम उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो ये हमारा लॉ कहता है कि मोर कंजम्पशन टेंड्स टू द लेस एडिशनल सेटिस्फेक्शन। सीधी सी बात है कि अगर जब हम एकदम बिल्कुल ही प्यासे हैं हम, ठीक है, सो हम तब जो पानी का अगर हमें 1 गिलास में मिलेगा तो वो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा रहता है अगर हम 2 से 3 गिलास पी चुके हैं और उसके बाद भी हम एडिशनल ग्लास पी रहे हैं तो, ठीक है। सो ये वही लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को बताता है, ठीक है। और हम चाहे तो हम जो सेकेंड और थर्ड जो ग्लास हम पीना चाह रहे हैं हमें वो इतनी नीड हमारे लिए नहीं है तो हम एक बार को उसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। बट जो हमारा फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर था वो हमारे लिए इतनी नीड थी कि हम उसको स्किप करने का सोच भी नहीं सकते। तो जो ये हमारी टेंडेंसी है या हम कह सकते हैं हमारा बिहेवियर है टुवर्ड्स द कंजम्पशन ऑफ द यूटिलिटीज़ और कंजम्पशन ऑफ द गुड्स, तो इस चीज़ को हम प्रेजेंट कर सकते हैं बाय द दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में क्या होता है कि आईसी प्रॉपर्टीज़ पहले बताते हैं। आईसी होती है इंडिफरेंस कर्व होती है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक, कन्वेक्स होती है, और इसका होता है हायर आईसी मीन्स हायर सेटिस्फेक्शन। ये क्या होता है, ये हमारी ना आईसी जो होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है जो कि किस पॉसिबिलिटीज़ के साथ, किस कॉम्बिनेशंस को यूज़ करने के साथ जो भी कंज्यूमर है उसको कितना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, ये सारे डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, ठीक है, और कन्वेक्स होते हैं, ठीक है। और इसमें ये हमारा ये होता है कि जितना हमारा ऊंचा आईसी कर्व होगा उतना ही हमारा हायर सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, ठीक है। उसके बाद ही हमारा एक है ना बजट लाइन होती है। बजट लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन होती है जो कि हमें डिस्क्राइब करती है ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर कैन अफोर्ड। इसने तो आपको सारे कॉम्बिनेशंस बता दिए कि जो से आपको सेटिस्फेक्शन देने के लिए कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। बट जो बजट लाइन है दिस ओनली सजेस्ट कि कितना आप अफोर्ड कर सकते हो, कितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है कोई भी कॉम्बिनेशन को खरीदने के लिए, तो वो हमें बजट लाइन से पता चलता है। तो अगर कोई डिफरेंसेस भी आते हैं तो हम डिफरेंसेस भी इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। ये तो बहुत सीधी सी बात है कि हमें सबको पता है कि इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। और नेगेटिव क्यों होता है कि भैया एक तरीके से अगर मैं बोलूँ प्रूडेंसी सेज या कहते हैं रैशनैलिटी सेज कि अगर मेरे को चीज़ महंगी मिल रही है तो मैं उसको ज़्यादा नहीं खर्चा करूँगी, ठीक है। बट अगर वो सस्ती मिल रही है सो मैं एक अंदर से ही इंटरनली मोटिवेटेड फील करूँगी टू परचेज इट मोर, ठीक है। तो वो सीधी सी बात है। अब इसमें डिटर्मिनेंट्स क्या आ जाते हैं हमारे इनकम, टेस्ट, सब्स्टिट्यूट्स एंड एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो इसमें ये हमारा है कि ये चीज़ जो लॉ है तब होती है जब हमारे अदर थिंग्स जो हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो और अदर थिंग्स कौन सी हैं, इनकम, टेस्ट, सब्स्टिट्यूट एंड एक्सपेक्टेशंस। ये वाला रूल जो है मेरा काम करेगा, बट ये रूल को कभी कभार जो है चेंजेस हो सकते हैं, एक्सेप्शंस हो सकते हैं। और एक्सेप्शंस या डिटर्मिनेंट्स क्या हो सकते हैं कि भाई हमारी इनकम, ठीक है, टेस्ट, सब्स्टिट्यूट्स एंड एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी हमारे ये वेरी करता है। और मेजर इसके एक्सेप्शंस क्या है हमारे कि गिफन गुड्स एंड लग्जरी गुड्स। गिफन गुड्स होंगे तो उसमें हमारा ये कि प्राइस कम होंगे और क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड होगी तो ऐसा नहीं होगा। लग्जरी गुड्स में भी ऐसा नहीं होगा कि लग्जरी गुड्स में तो इटसेल्फ हमारे लिए शोकेस होता है प्राइस,
ठीक है। हम तो यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं कि जितनी चीज़ ज़्यादा महंगी होती है उतना ही लोग लग्जरी गुड्स को ज़्यादा परचेज करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं बोल सकती हूँ, गुची का बैग जो है वो एक तरीके से नॉर्मली काम करता है, उसमें कोई स्पेशल कुछ नहीं है, बट उसमें जो मेन यूएसपी है जिस वजह से वो बिकता है इसलिए क्योंकि वो ब्रांडेड प्रोडक्ट है। और ब्रांडेड प्रोडक्ट का मेजर यही होता है कि भाई वो सबसे ज़्यादा महंगे हैं और ओनली स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ क्लास कैन अफोर्ड दिस थिंग, मतलब रिच पीपल ही उनको अफोर्ड कर पाते हैं। तो मेजर यहाँ पे जो मेन उनका मैं बोल सकती हूँ रीज़न होता है वो उनका प्राइस ही होता है कि प्राइस अगर ज़्यादा होगा तभी वो चीज़ ज़्यादा बिकेगी या खरीदी जाएगी। ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड क्या होता है, ये तो एक फॉर्मूला है, बहुत ईजी सा, ये भी याद रख लीजिए कि द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। ये हमारा क्या होता है, रिलेशनशिप बताता है कि कितना चेंजेस आते हैं डिमांड में अगर उसके प्राइस चेंज होते हैं इतने तो। ठीक है। सो ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है। उसके बाद कुछ डिग्रीज भी होती हैं। ठीक है। एक आता है हमारा परफेक्टली इलास्टिक, वो हमारा इन्फिनिटी के साथ आता है। इलास्टिक होता है हमारा वो ग्रेटर देन 1 होता है। यूनिटरी वो हमारा इक्वल्स टू 1 होता है। और इलास्टिसिटी हमारा लेस देन 1 होता है। परफेक्ट इलास्टिक हमारा 0 होता है। ठीक है। तो ये डिग्रीज हैं, ये भी हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड द सप्लाई। सो प्रोडक्शन फंक्शन जो है हमारा 2 तरीके से हमारे होते हैं, शॉर्ट रन एक लॉन्ग रन। ठीक है। शॉर्ट रन में हमारे पास ये चीज़ होती है कि एक फैक्टर हमारा फिक्स्ड रहता है, दैट्स वाई वी कॉल दिस एज ए लॉ ऑफ द वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है। लॉन्ग रन में हमारे सारे फैक्टर्स ही वेरिएबल होते हैं क्योंकि हम कुछ भी लॉन्ग टर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। अगर ज़्यादा हमारे पास बजट वगैरह उसके बेसिस पे, सो हम उसका अनदर नेम होता है रिटर्न्स टू द स्केल। ठीक है। कॉस्ट कंसेप्ट में हमारा आ जाता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा आता है जैसे कि जिसमें हमारा आउटपुट आउटपुट बने ना बने हमें उससे कोई मतलब नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा होता है कि हमें तो ये देना ही देना है, अगर मेरा बिजनेस चल भी नहीं रहा ना तो तब भी मुझे ये फिक्स कॉस्ट देनी ही पड़ेगी। ठीक है। जैसे कि रेंट हो गया किसी जगह का जहाँ पे मैंने फैक्ट्री वगैरह ये सब सेटअप कर रखी है। ठीक है। सैलरीज हो गई, अगर मैंने एम्प्लॉयज़ लगा रखी है, मेरी प्रोडक्शन नहीं हो रही है बट एम्प्लॉयज़ अगर वो डेली बेसिस पे आ रहे हैं और मैंने उनको नहीं निकाला है तो मेरे को उनको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है। सो वी कुड से कि नॉट चेंजिंग विद द आउटपुट। बट वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ये चेंज होती है ऑन बेसिस ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है। जैसे कि रॉ मटेरियल्स, मैं रॉ मटेरियल्स ज़्यादा क्यों मंगा के रखूँगी अगर मेरे पास डिमांड आई नहीं रही है, मैं प्रोडक्शन कर ही नहीं रही हूँ तो नहीं मंगा के रखूँगी। वेजेस हो गए कि जिसमें मैं सिर्फ प्रोडक्शन वाले पर्सनस को दे रही हूँ। ठीक है। जैसे मतलब जैसे यहाँ पे जो हमारा सैलरीज था ये था मेरी मार्केटिंग वगैरह के लिए, मैं प्रोडक्शन नहीं कर रही हूँ बट मेरा जो स्टॉक पहले से पड़ा हुआ है उसको मेरे को बेचना है तो उसके लिए मेरी जो सैलरीज है, मतलब जो मार्केटिंग करने के लिए जो मैंने एम्प्लॉयज़ हायर करे हुए हैं, ठीक है, जो डोर टू डोर सेल्स करवाते हैं ये सब चीज़ें, तो उनको सैलरी जाती है। बट वेजेस मेरी जो है यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए जाती हैं कि जो मेरे प्रोड्यूस करेंगे। जब मेरे पास सामान मेरा नहीं बिक रहा, जब मेरे पहले से मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो मैं और जो भी मेरे फैक्ट्री वर्कर्स हैं जो मेरे को सामान बना करके देते हैं, मैं उनको क्यों काम पे ज़्यादा लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी मैं। सो दिस इज चेंजेस विद द आउटपुट। ठीक है। सो टोटल कॉस्ट हमारी हो गई फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। और हमारा हो गया मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट होता है चेंज इन द टीसी अपॉन में चेंज इन आउटपुट। ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से चेंज दिखाता है। ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट में रिवेन्यू कंसेप्ट हमारे में आ जाता है टीआर। टीआर हो गया प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड। सीधी सी बात है, टोटल रेवेन्यू हमारा कैसे हो सकता है, जो मैंने प्राइस कोट करी थी और जितना मेरा उसमें सामान बिक गया उसी प्राइस में, उससे मैं अपना टोटल रेवेन्यू कह सकती हूँ। ठीक है। और एआर होता है हमारा एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू होती है टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। ठीक है। जिससे मैं ये समझ सकती हूँ कि मेरा एवरेज मैं कितना पैसा एक तरह से कमा पाती हूँ अपने क्वान्टिटी पे। ठीक है। एमआर हमारा आ जाता है चेंज इन टीआर अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। देखो एमआर और एआर को लोग बहुत ज़्यादा एक जैसा समझते हैं, जिसमें सिंपल सा डिफरेंस ये है, एआर में मेरा एवरेज अमाउंट आ रहा है कि मेरा एक कहते हैं सामान, एक प्रोडक्ट कितने पैसे पर एवरेजली बिक जाता है। ठीक है। मार्जिनल रिवेन्यू आता है कि ये हमारा एक तरीके से ये होता है कि मेरे को कितना
पड़ता है हर एक प्रोडक्शन को, हर एक क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने में और उसकी सेल करने में कितना मुझे फर्दर फ़ायदा होता है। ये हमारा MR होता है, सॉरी, ठीक है। सो चेंज इन द टोटल रेवेन्यू अपॉन में चेंज इन द क्वांटिटी, हर एक को बेचने के लिए कितना मेरा रेवेन्यू में चेंज आता है, ठीक है। ये हर एक की बात हो रही है और उसमें आता है कि मैं अगर कोई एक बेचती हूँ तो उसमें कितना मेरा मतलब रेवेन्यू जनरेशन होती है। तो हमारा AR और MR में डिफरेंस था, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। सो मार्केट हमारी जो होती है, मार्केट टाइप्स हमारी होगी परफेक्ट कंपटीशन होती है, मोनोपोली होती है, मोनोपोलिस्टिक होती है और ओलिगोपोली होती है। परफेक्ट कंपटीशन हम कह सकते हैं, इसके क्या ना कैरेक्टरिस्टिक्स ही मेजर आते हैं, हमने पढ़ा तो वही है, फिर हम इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सो मैनी सेलर्स होते हैं इसमें, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, प्राइस टेकर्स होते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि जैसे कि कोई भी ये पार्ले जी अगर उसका कोई प्रोडक्ट है और बहुत सारे रिटेलर्स मेरे एरिया में हैं, सो पार्ले जी का जितना भी जो भी प्राइसिंग है वही अमाउंट में मुझे हर एक दुकान में मिलेगा। कोई भी मेरे को अगर 10 रुपये का पैकेट है तो मेरे को हर कोई 10 रुपये में ही देगा, ना तो कोई उसको 11 में देगा ना उसको कोई 8 में देगा, क्योंकि अगर वो कुछ भी उसमें चेंजेस करते हैं तो उनकी सेल पॉसिबल नहीं है या उनका प्रॉफिट जो है पॉसिबल नहीं है। अगर वो 8 में बेचेगा तो उसका प्रॉफिट ही नहीं निकलेगा, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग के हिसाब से उसको कहते हैं लेस देना पड़ रहा है। मार्केट में तो लोग 10 पे बेच रहे हैं तो वो उससे ज़्यादा कमा रहे हैं। अगर वो 11 में बेचेगा तो भैया मेरे पास इतने सारे सेलर्स हैं, मैं उसके पास क्यों जाऊँगी, वो बेच ही नहीं पाएगा। तो इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में दे आर द प्राइस टेकर्स रेदर देन द प्राइस मेकर्स, ठीक है। और ये आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, सब कुछ एक जैसे होते हैं, मतलब अगर पार्ले जी का बिस्कुट का ही पैकेट है तो वो हर दुकान में एक जैसे ही दिखने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे मैनी सेलर्स होते हैं, ये आ गया। अब उसके बाद हम चलते हैं मोनोपोली में। मोनोपोली में एक सेलर होता है और नो क्लोज सब्सिट्यूट्स होते हैं। अब एक ही बंदा बेचने वाला है, उसके कोई सब्सिट्यूट्स नहीं है, सो दैट वुड बी प्राइस मेकर रेदर देन द प्राइस टेकर। अगर उसी के कोई सब्सिट्यूट ही नहीं है, सो पूरी डिपेंडेंसी जो है मार्केट की उसके ऊपर आ जाती है। अब जितनी भी डिमांड इंक्रीज होगी, जितनी भी डिमांड होगी, वो सब कुछ उससे रिलेटेड है, उसके बियॉन्ड कोई नहीं जाने वाला है। तो अब वो 10 रुपये की चीज़ को अगर वो 20 रुपये भी कर देता है तब भी उसी से ही लोग लेने वाले हैं और किसी से नहीं ले सकते, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है मार्केट में, ठीक है। सो ये हमारा प्राइस मेकर है, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है मैनी सेलर्स डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। अब इसमें मैनी सेलर्स तो है लाइक एज द परफेक्ट कंपटीशन, बट इसमें डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बोलूँ कि जो हमारे डिफरेंट कंपनीज़ के सोप्स होते हैं, ठीक है, लक्स, ठीक है, और गोदरेज हो गया या कहते हैं डव हो गया, ये सब हो गया हमारे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं। ये काइंड ऑफ सब्सटीट्यूट है बट दे आर नॉट परफेक्टली सब्सटीट्यूट टू ईच अदर, ठीक है। इन सबकी अपनी डिफरेंट क्वालिटीज़ है, अपना से डिफरेंट हम बोल सकते हैं कस्टमर बेस है। तो इसमें ये अपने प्राइस जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट तब भी ज़्यादा नहीं, पार्शली दे आर प्राइस मेकर्स, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अगर डव जो है बिल्कुल ही अपने प्राइस बूस्ट करते, ठीक है, तो कोई भी उसकी तरफ जाएंगे, वो बोलेंगे ठीक है भाई, जो भी डव हमें थोड़ा सा अच्छी चीज़ें दे रहा था हम उसे एडजस्ट करके दूसरे अल्टरनेटिव्स को देख लेते हैं, ठीक है। बट वही अगर वो थोड़ा सा ही जंप करता है, लाइक अगर एक या 2 रुपये भी जंप करता है, तो उसके कस्टमर बेस और उसके लॉयल्टीज ही, उसकी जो भी डिफ्रेंशिएशन ऑफ द जो मतलब एक क्वालिटी होती है उस प्रोडक्ट की, उसकी वजह से लोग उसको तब भी बाय करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका बेस कस्टमर बेस है उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्राइस में कर सकते हैं, बट उसका प्रोपोर्शनेट बहुत कम होता है। जैसे अगर उसने अगर 30 रुपये का साबुन है तो वो 32 का बेच देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट वहीं अगर वो 40 का कर देगा तो जो ये 10 रुपये बढ़ने में जो भी आ रहे हैं कस्टमर्स आ रहे हैं, दे माइट गुड शिफ्टेड टू द अदर ब्रांड्स, ठीक है। तो ये हमारा मोनोपोलिस्टिक वाली चीज़ आ गई। ओलिगोपोली में क्या होता है, फ्यू सेलर्स होते हैं एंड इंटरडिपेंडेंट विद द प्राइसिंग। ये फ्यू सेलर्स होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जैसे कि ओलिगोपोली हो गया, ओके। तो उसके बाद हम चलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम में। मार्केट इक्विलिब्रियम में हमारा जैसे डिमांड एंड द सप्लाई इंटरसेक्शन प्राइस डिटर्मिनेशन। मार्केट इक्विलिब्रियम तभी होता है जब डिमांड और सप्लाई जो है इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। और उसी जहाँ पे वो इंटरसेक्शन होता है वहीं पर ही प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। इफ़ अगर उसमें से कोई भी शिफ्ट्स होते हैं, सो लेटर ऑन इन द लॉन्ग रन वी कुड से कि मार्केट अपना इक्विलिब्रियम फिर से मैनेज कर लेती है, ठीक है। भले ही एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई का केस होता है, बाय द शिफ्टिंग टूवर्ड्स दैट प्लेस वो अपने आपको इक्विलिब्रियम में वापसी ले आती है, ठीक है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम का मेजर है कि डिमांड एंड द सप्लाई
मस्ट बी इंटरसेक्टेड ईच अदर, ठीक है, और वहाँ पर ही प्राइस डिटर्मिनेशन होना चाहिए. नेशनल इनकम एंड द रिलेटेड एग्रीगेट्स. तो जीडीपी हमारा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो ये हमारा क्या दिखाता है, ये हमारा टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स और द सर्विसेज विद इन अ कंट्री, जो पूरी कंट्री के अंदर जो आ रही है ना, वैल्यू एडिशन हो रही है या कहते हैं जितने भी हमारी इनकम जनरेशन हो रही है उसको हम जीडीपी से कहते हैं, ठीक है. और जीएनपी क्या होता है, जीएनपी में हमारा जो हमारा विद इन कंट्री है वो तो है ही है, बट एनएफआई है, मतलब जो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ रहा है, मतलब जितने हमारे सिटीजन्स हैं, अगर वो बाहर जाकर अभी कुछ कमा रहे हैं तो वो भी तो है, तो हम वो सिटीजन्स हमारी कंट्री के ना, तो उनकी इनकम भी आइडली हमारी इनकम के साथ ही मिलनी चाहिए. तो जब वो मिल जाती है, जब हम उनकी कैलकुलेशन भी एडअप कर लेते हैं, सो वो हमारी क्या बन जाती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है. एनडीपी क्या होता है, जिसमें हमारा हम एनडीपी मतलब जीडीपी में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, सो हमारा वो क्या हो जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है. एनएनपी हमारा होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट. तो इसमें क्या होता है, हम जब जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, सो जो हमारा आंसर निकलता है वो हमारा एनएनपी आता है, ठीक है. मेथड्स टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम. अब क्या क्या मेथड्स हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, सो वैल्यू एडेड मेथड होता है, ठीक है. वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब वैल्यू एडिशन मतलब जितनी भी हमारे एक प्रोडक्ट को बनने के लिए जितनी भी स्टेजेस से वो गुजर रहा है. जैसे कि अगर हमें एग्जाम्पल था यहाँ पे कि मेरे को अगर कोई केक बनाना है तो मैं पहले उसके लिए फ्लावर ले रही हूँ, कोको पाउडर ले रही हूँ, ठीक है. उसको पहले पिसवा के फिर पहले तो फार्मर ने उसको उगाया, उस फ्लावर को कहते हैं चक्की में मिल में मैंने उससे पिसवाने के बाद मैंने उसको जो कहते हैं शुगर वगैरह ऐड करा, उसको बेक वगैरह किया, फिर उसको मैंने सेल कर दिया. 4 स्टेज से मेरा ये प्रोडक्ट निकला, ठीक है. तो 4 स्टेज की जितनी भी वैल्यू एडिशन थी सिर्फ उसको इंक्लूड करो. और वैल्यू एडिशन कैसे निकलती है कि जो भी मेरी रिवेन्यू जनरेशन है माइनस जो मेरी उसमें से कॉस्ट निकली है, उस सबको मैं अगर ऐड कर दूंगी तो मैं उसको कह सकती हूँ कि दैट जो मेरी लास्ट में इनकम होगी वो मेरी एक तरीके से वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू नेशनल इनकम काउंट होगी, ठीक है. तो हमारा वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन, समझ आ गया जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया, ठीक है. तो उसके बाद हमारा आ जाता है इनकम मेथड. इनकम मेथड में हमारा क्या होता है, जहाँ जहाँ से जिन्होंने जैसे जैसे इनकम जनरेट करी हो सबको प्लस कर दो, ठीक है. यहाँ पर हम सिर्फ वैल्यू एडिशन की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम इनकम की बात कर रहे हैं. सब अपना अपना इनकम जो है ऐड कर लो. जैसे कि रेंट से हमारी इनकम होती है, वेजेस से हमारी इनकम होती है, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स होती है, सबको ऐड कर लोगे तब भी आपका वही आंसर आएगा, ठीक है. एक्सपेंडिचर मेथड होती है कि जितना जितना लोगों ने खर्चा निकाला है, ठीक है, उन सबको ऐड कर दो. तो हमारा आ गया CI मतलब ये हमारा कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और गवर्नमेंट वाला आ गया. सो ये हमारा इंपोर्ट का आ गया. तो ये सब चीज़ें जो हमारी आ गई वो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड में आ गया, ठीक है. तो ये इन तीनों से ही हमारा आंसर जो है सेम ही निकलता है, ठीक है. मतलब एग्रीगेट्स अगर आप नटशेल में जाके देखोगे तो सेम ही निकलेगा, बस उसमें डिफरेंस ही होता है कि वैल्यू एडेड से इन सबसे हमारा जो है जीडीपी एट MP निकलता है, ठीक है. तो हम उसको चेंज करके अदर फर्दर हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम एग्रीगेट्स वाले में से हम निकाल सकते हैं. वो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में उसको अच्छे खासे से बताया हुआ है, ठीक है. अगर आप चाहते हैं तो आपको दिखा सकती हूँ, जैसे कि ठीक है. जैसे वैल्यू एडेड था वैल्यू ऑफ द आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सेल्स प्लस चेंज इन द स्टॉक माइनस परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल, ये वैल्यू एडिशन था. इससे हमारा जीडीपी एट MP निकल गया. जीडीपी एट MP में हमने डेप्रिसिएशन माइनस करके NIT प्लस कर दिया और फिर NFI प्लस कर दिया, तो हमारा NNP एट FC आ गया. और अगर हमने सिर्फ NFI प्लस नहीं किया तो हमारा NDP एट FC आ गया था, ठीक है. सो एक्सपेंडिचर मेथड से भी हमारे जीडीपी एट MP आया और उसको हमने फिर लेटर ऑन अगर हम चाहें तो डेप्रिसिएशन और NIT और NFI के प्लस माइनस करने से हम NDP एट FC एंड NNP एट FC भी निकाल सकते हैं. बट इनकम मेथड से हमारा NDP एट FC ही सिर्फ निकलता था. तो ये थे, और हमारे की एक्सपेंडिचर और उससे वैल्यू एडिशन से हमारा GDP एट MP निकला था. तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ. सो आई होप कि आपको अब समझ आ रहा होगा, ठीक है. तो हम इसके बाद चलते हैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के लिए. अगर एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है जस्ट
आपको जस्ट एक बार रिकॉल कर चुके हो। तो जीडीपी अगर हमारा दिया हुआ है 5000 करोड़ एंड एप्रिसिएशन हमारा दिया हुआ है 200 करोड़, सो हमारा एनडीपी क्या होगा 5000 माइनस 200 करोड़ एंड वो हमारा नेट में आ जाएगा 4800 करोड़। ठीक है। सो मनी एंड बैंकिंग हमारा है। मनी का फंक्शंस क्या क्या होते हैं? दिस इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम एक्सचेंज तभी कर पाते हैं क्योंकि अगर मनी नहीं होती तो हम बार्टर सिस्टम से रूल करते हैं। अब यहाँ पर आ गया स्टोर ऑफ वैल्यू, ये हम एक तरीके से वैल्यू कंटेन करता है अपने आप में। ठीक है, इसकी एक वैल्यू होती है, ये यूनिट ऑफ अकाउंट होता है, अकाउंटिंग करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है ये। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ द डेफर्ड पेमेंट्स, और ये हमारे लिए स्टैंडर्ड होता है डेफर्ड पेमेंट्स करने के लिए। ठीक है। सो कमर्शियल बैंक्स हमारे हो गए। प्राइमरी फंक्शन उनका क्या होता है? एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग द लोन्स। यही होता है ना कि डिपॉजिट जो भी हैं वो उसको सेव करवा लो अपने बैंक्स में, और अगर लोन्स चाहिए तो लोन्स ले लो बैंक से। ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई में 1 में CRR। ठीक है, CRR। सेंट्रल बैंक क्या क्या काम होता है? मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स चलाता है ये। ठीक है, क्या क्या होता है उसमें? जैसे CRR एंड SLR। CLR की फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो। सो इसमें ये बताता है कि कैश डिपॉजिट्स केप्ट इन RBI, की जितने बैंक्स ने कैश डिपॉजिट्स अपने रखे हुए हैं RBI में, तो वो कोई काइंड ऑफ अ रेशियो होती है। ठीक है। सो वो उसे हम कहते हैं CRR, जिसमें डिपॉजिट्स रखे जाते हैं RBI में। ठीक है। और SLR होती है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। सो परसेंट ऑफ द डिपॉजिट्स इन लिक्विड एसेट्स। सो ये वो परसेंटेज होती है कि जो भी लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में अपने पास रख सकते हैं। ठीक है। रेपो रेट होता है हमारा रेट एट विच RBI लेंड्स टू द बैंक। ठीक है, ऐसा रेट जिसमें RBI पैसा देता है उधार में बैंक को। ठीक है। रिजर्व रेपो रेट होती है जिस रेट एट विच बैंक पार्क द सरप्लस फंड्स विद RBI, जिसमें वो अपना सरप्लस फंड जो है वो RBI में रख देते हैं। ठीक है, तो हमारा रिजर्व रेट होता है। और इन सब की वजह से ही हमारी जो भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है वो या इन्फ्लेशन होता है, वो सब चीज़ें इसी से कंट्रोल हो पाती हैं। ठीक है। अभी हमारा आ जाता है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी हमारा होता है कि कंपोनेंट्स ऑफ द बजट्स कौन कौन से हो सकते हैं? रिवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू रिसीट्स में क्या होता है? टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू। ठीक है, रिवेन्यू हमारे किस तरीके से हो सकते हैं उन्होंने बताया कि एक तो हमारे टैक्स से हम पैसा कमा सकते हैं, नॉन टैक्स रिवेन्यू से भी हम पैसा कमा सकते हैं। कैपिटल रिसीट्स में हमारे क्या हो सकता है? बोरोइंग्स हो सकती हैं, डिसइन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है। और एक्सपेंडिचर हमारा हो सकता है रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ द डेफिसिट्स। तो डेफिसिट हमारे दो तरीके के होते हैं, हम अगर कह सकते हैं तो मेजरली फिजिकल डेफिसिट एंड द रेवेन्यू डेफिसिट। सो फिजिकल डेफिसिट में क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर जितना मेरा पूरा खर्चा हुआ है उसमें से अगर मैं टोटल रेवेन्यू माइनस कर दूँ, तो अगर मेरा कहते हैं पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो मैं उसको कह सकती हूँ कि ये मेरा डेफिसिट है। बट वही अगर मैं नेगेटिव में आएगा तो मैं बोलूँगी कि मेरा सरप्लस है। ठीक है। रिवेन्यू डेफिसिट हमारा है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट्स। ठीक है। तो हमारा रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? जब हमारे एक्सपेंडिचर्स, जो रिवेन्यू के एक्सपेंडिचर्स हैं, वो हमारा रिवेन्यू रिसीट्स से ज़्यादा होता है। ठीक है, तब हमारा हो जाता है। प्राइमरी डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। जितना हमारा फिजिकल डेफिसिट्स आया उसमें से अगर हम कहते हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हैं वो भी नहीं दे पाते हैं तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट हो जाता है। समझ आ गया? और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट हो जाता है। ठीक है, अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट्स भी नहीं कर पा रहे होते हैं तो। उसके बाद मतलब इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद अगर हमारे पास कुछ अमाउंट आता है तो वो आ जाता है। ठीक है। सो बैलेंस ऑफ द पेमेंट्स हमारा हो गया BOP एंड फॉरेन एक्सचेंज। BOP कंपोनेंट्स हमारे हो गए कि करेंट अकाउंट्स, ट्रेड बैलेंस, इनविजिबल्स। ठीक है, जो भी हमारे ट्रेड बैलेंस है, जो डे टू डे लाइफ की जो हमारे वो होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो हमारे जो होते हैं, ये ट्रेडिंग्स होती हैं, वो हमारे करंट अकाउंट्स में आ जाती है। कैपिटल में हमारे इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन लोन्स, जो भी हमारे बड़े लेवल पे जो हमारे कैपिटल को पूरे एक तरीके से हमारे कंट्री का जो पैसा को कहते हैं हार्म करता है या बढ़ाता है या इफेक्ट करता है, उसको हम कैपिटल अकाउंट में कैप्चर करते हैं। सो इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट में हम आ जाते हैं कि इकोनॉमिक के रिफॉर्म्स में क्या क्या आया था। LPG आया था, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो लिबराइजेशन में हमारा मेन क्या मिला था हमें कि रिमूविंग ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस। जो भी हमारे रिस्ट्रिक्शंस थे कि कहते हैं जो भी हमारी फॉर्मेलिटीज़ या नेसेसिटीज़ होती थी, पेपर वर्क होता था, वो सब चीज़ें जो थी वो हटा दी गई थी या उसको कट डाउन कर दिया गया था। सो डैट जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं या हम बोल सकते हैं प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो जो है आगे आए और मोटिवेटेड फील होकर के अपना प्रोडक्शन करें, जिससे हमारी
कंट्री की रेवेन्यू है वो जनरेट हो सके, ठीक है। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन में था सेलिंग द गवर्नमेंट एसेट्स, जो भी डिसइन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट ने अपनी कर दी थी सो डैट कि कंपनी जो है वो उन सब चीज़ों को अपॉर्चुनिटी समझ कर लें, और गवर्नमेंट का काम जो है जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट तरीके से सक्सेसफुल उस लेवल तक नहीं हो पा रही हैं, तो उस चीज़ को वो प्राइवेटाइज करके चीज़ वो बेटर हो सके, ठीक है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन आ गया, ओपनिंग इकोनॉमी टू द वर्ल्ड। इसमें क्या था कि एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ करने वाली बात, कि अगर हमारा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड हमारी विद इन कंट्री में ज़्यादा नहीं है, या अगर है भी तो वो अगर बाहर हम ज़्यादा बेचेंगे तो उससे हमारी कंपनी, हमारी ओवरऑल कंट्री की रिवेन्यू जो है या हमारी सिचुएशन अच्छी होगी, तो उससे हमने वो चीज़ को प्रमोट करने के लिए ग्लोबलाइजेशन करा था, ठीक है। सो हमारे मेन की इश्यूज़ क्या हैं जो हमारी कंट्री के हैं, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो अपने आप में बहुत सी चीज़ें इंक्लूड करता है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम, कि भैया हमारे ह्यूमन बींग्स का या हमारे सिटीजन्स की कितनी एजुकेशन लेवल है, क्या उनकी हेल्थ है और क्या उनकी इनकम है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है। सो आई होप कि इससे आपको बहुत हेल्प मिली हो, एक बहुत अच्छा एक रिवीजन हो गया हो। तो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ कमेंट बिलो अगर आपको कुछ भी और इसमें मेरे से सपोर्ट चाहिए तो मैं और भी वीडियोस बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।